चलिए स्टार्ट करते हैं। एविटेरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट में कितना है तो 6 है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले का 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बुक में डाला गया, तो सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए। और इसका जो है ना शाम में 7 बजे टेस्ट होता है, शाम में 7 PM में टेस्ट होता है। तो इसका लिंक, टेस्ट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। शाम में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का टेस्ट होगा, थोड़ा एक सेट पीछे है, तो शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे क्लास देखिए और शाम में 7 बजे टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसका PDF अगर चाहिए तो PDF ग्रुप का भी लिंक होगा सबसे ऊपर में, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से ही होगा। उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल जो है NCERT पे आधारित बुक है और बहुत ही इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे लेवल पर इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। सभी एग्जाम में जो है, जितने भी एग्जाम BPSC, BSc, बिहार दरोगा, बिहार पे जितने भी एग्जाम होने वाला है, सभी में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक साबित होगा सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें 150 प्लस सेट है। और पता है हर सेट में जो है ना 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हर सेट को बारीकी से देखिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जैसे वॉल्यूम 1 में था ना एविटेरिया 5000, वैसे क्वेश्चन इसमें और भी अपडेटेड क्वेश्चन जो है ना इसमें डाला गया है। तो इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और शाम में 7 बजे टेस्ट लगाइए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कितना है प्रैक्टिस सेट नंबर, कितना है तो 6 है। आप लोग पूरा क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लास को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लास्ट में कीजिए चाहे पहले कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा आपको लगे तो। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा और आपको लास्ट में कितना नंबर आया। अपने आप में देखना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। और शाम में टेस्ट, आप लोग टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। कर रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है ना कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B होगा। क्या होगा, B। एक होता है लेपाक्षी मंदिर, एक, फिर उसके बाद क्या होगा अजंता गुफा, उसके बाद क्या होगा एलोरा गुफा, उसके बाद आएगा क्या होगा बाघ गुफा। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थलों के में जो है ना भित्ति चित्रकला के रूप में किसको जानते हैं, लेपाक्षी मंदिर को, अजंता गुफा को, एलोरा गुफा को और बाघ गुफा को। इसमें सांची स्तूप जो है ना नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1, 3, 4, 5 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर्यम जूसरी मूलकल्प कह रहा है आर्यम जूसरी मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि आर्यम मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो A है, महायान है। क्या है, महायान। बहुत सारा कम जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा होगा, देखे होंगे लेकिन बहुत कम मिला होगा आपको ये सब क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे। कह रहा है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, चांदी होगा। क्या होगा, चांदी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें देखते हैं। तो कह रहा है पहला, कह रहा है सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ना कि सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। क्या है, बिल्कुल क्या है तो सही है, बिल्कुल क्या है तो सही है। आइए देखिए 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दिल्ली सिकंदर लोदी नहीं था, यहाँ पे इब्राहिम लोदी होगा। क्या होगा, इब्राहिम लोदी होगा। क्या होगा, इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे इब्राहिम लोदी होगा। इसलिए क्या है, इसका B जो है ना क्या है, तो यहाँ पे असत पूछा था ना, कथन सही नहीं, तो B क्या है, गलत है। आगे देखिए, देख लीजिए इसमें करता है सही उत्तर को चुनिए, मतलब कौन असत है। देखिए आगे कर रहा है कि सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या है, तो 1, 3, 4 क्या है, बिल्कुल सही। इसमें गलत पूछा था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ना क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। केवल 2 क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहते हैं। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है, तो मंडल कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण मतलब मेमोयर लिखे थे, बताइए क्या होगा। कह रहा है दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने स्मरण लिखे थे।
तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। आगे क्वेश्चन 7 पे कह रहा राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? कह रहा राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ का था। किसका था? गौड़ का था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 8 पे कह निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? बताइए। कह निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हुआ, चंद्रगुप्त किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त किया था। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि नदी डेल्टा, इसमें कह रहा है ना कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं, ऑप्शन को पढ़कर बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है ना, कह रहा है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती। क्या है? बिल्कुल सही है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। और नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इससे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होगा, तो याद रखिए सुंदरवन डेल्टा होता है, जो ना गंगा ब्रह्मपुत्रा का ये है। ठीक है, याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा का सुंदरवन डेल्टा होगा। इसका जो इसमें गलत पूछा था कौन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर दो क्या है? गलत है, लेकिन एक क्या है? बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? बताइए। कह रहा है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, प्रीतिलता बाडेदार। क्या होगा? प्रीतिलता बाडेदार होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का हम पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल। क्या होगा? पूर्वी बंगाल। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जो है ना किस परिवर्तनीय जनजाति के संपर्क में आए थे? बताइए क्या होगा। कह रहा है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस परिवर्तनीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी था। क्या था? खासी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? कौन था? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के इस कानून के प्रावधानों को जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था और शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? कौन था? तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश था कौन? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी संघ आदेश। क्या होगा? गैर कानूनी संघ आदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बताइए। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 का लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 का लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार किया गया, याद रखिएगा, 2 प्रकार का। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? बताइए। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सप्ताह। क्या होगा? 2 सप्ताह मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? कारण किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू होगा, 243 डब्ल्यू। आगे आइए, कह रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो कह रहा है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दिया गया, ये नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना 1919 का भारत सरकार अधिनियम की विशेषता कौन कौन है। तो केंद्र में दूसरा नहीं है, विधानमंडल, ये 1919 का विशेषता है। अब विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना 1919 का विशेषता है। अब विधान परिषद में बजट को संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया है, क्या है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है, ठीक है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश एक केंद्रित सेल नहीं है, कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो एक केंद्रित सेल नहीं है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडस्टोन जो है ना एक केंद्रित सेल नहीं है, क्या है। सैंडस्टोन केंद्रित सेल नहीं है, लेकिन स्लेट है, संगमरमर है, क्वार्टाजाइट क्या है, तो एक केंद्रित सेल है। आगे क्वेश्चन भाई 23 पे कर रहा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सबको पता, बताइए क्या होगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो असम में। कहाँ है, असम में स्थित। रायमोना बोलेगा तो असम में है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य कोर उत्तरदायी है। कौन है, बाह्य कोर। आगे ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त बांधों मतलब बांधों में कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कौन कह रहा है कृष्णा नदी पर स्थित है, कौन सा बांध। तो 25 का जो सही उत्तर होगा ना, देखिए कौन कौन बांध है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 है, क्या है। तो नागार्जुन सागर बांध है और माटी बांध है। माटी कौन खाते थे, कृष्णा जी खाते थे। और नाग जो है ना किनके गले में रहता है, तो नाग याद रखे कृष्णा। तो याद रखे नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे है। इडुक्की बांध बोलेगा तो किस नदी पे, पेरियार नदी पे, पेरियार केरल में, ठीक है। इडुक्की बांध बोलेगा तो पेरियार नदी पे है। अमरावती बांध बोलेगा तो अमरावती नदी पे ही है, ठीक है। अमरावती नदी पे ही है, अमरावती नदी पे ही अमरावती बांध है, ठीक है। इसका 2 और 4 नहीं होगा। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे, अमरावती बांध बोले अमरावती नदी पे है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3 होगा, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कह रहा है कि निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा का समान होती है। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, आवेग है, क्या है, आवेग है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है। कह रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग वेग, क्या होगा, तरंग वेग। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है, क्या होता है, घटता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है, बताइए। कह रहा है इसमें कौन जो है ना सजातीय युग्म है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCHO, और क्या होगा, CH3CHO, HCHO और CH3CHO। नेक्स्ट है रदरफोर्ड का अल्फा कण। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, परमाणु केंद्रक की, पर क्या है, परमाणु केंद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है, बताइए। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ऑरलोन एक्रिनेल है, क्या, ऑरलोन एक्रिनेल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस सावरण को घर्षण मुक्त करना, क्या है, फुफ्फुस सावरण को घर्षण मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती, बताइए। उपास्थि जो है निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क में नहीं पाया जाता, लेकिन नाक में, कान में और कंठ में पाया जाता है। तो उपास्थि किसमें नहीं पाया जाता है, तो वृक्क में नहीं, नाक, कान, कंठ में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक जनन है, क्या है, लैंगिक जनन। नेक्स्ट पे ये कह रहा है उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ड्रीन है, क्या है, कॉन्ड्रीन। तो उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा है, तो कॉन्ड्रीन है। आगे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकीय उत्सर्जन अंग नहीं है, बताइए।
निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिपेटो पैंक्रियाज नहीं है, लेकिन फेफड़ा, यकृत और त्वचा है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो हिपोटो पैंक्रियाज नहीं है, फेफड़ा, त्वचा, यकृत है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जोंक को संघ एलिडा में रखा गया है, क्योंकि क्या कारण है? जोंक को संघ एलिडा में रखा गया, क्या कारण है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका शरीर वास्तविक रूप से क्या है? विखंडित होता है। तो कह रहा है जोंक को संघ एलिडा में रखा गया क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है। देखिए पहला कह रहा है ना, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इसमें कह रहा है क्या है? तो गलत है। यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता, इसमें सही पूछा है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। और आगे कह रहा है कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, कि क्या है? बिल्कुल सही है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, बिल्कुल सही है। और आगे कहा यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे होगा पाए जाते हैं, तब सही होगा, ठीक, इसलिए गलत है। और राइबोसोम में केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, केवल नहीं हो यहाँ पे ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों को उपस्थित होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे केवल है इसलिए क्या है? गलत है। यहाँ पे राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही पूछा था, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, 39 का बी होगा। आगे क्वेश्चन 40 पे कर रहा है पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस रूप में संचित होता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। क्या है? क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। आगे कह रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? 41 का सही उत्तर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। क्या होगा? राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बताइए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। कौन किया था? बलवंत राय मेहता। आगे क्वेश्चन 43 पे करा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट है। कौन है? पालघाट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हासमान प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक इकाई ड्राइवर कौन है? बताइए, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंजू है। कौन है? मंजू। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, जमशेद जी ईरानी। क्या है? जमशेद जी ईरानी को जो है ना भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? बताइए, मुकुल जो है किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। नेक्स्ट है, कह रहा है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? बताइए, कह रहा है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड का है। किसका है? गोंड का है। नेक्स्ट है, हिडर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिडर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन भारत युद्ध 1962 से। कि क्या है? चीन भारत युद्ध 1962 से है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे कह रहा है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए, कह रहा है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। आगे देखिए नोट्स दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट के पीछे ना नोट्स रहता है, इसको देखते हैं। स्मरणीय तथ्य है, देखिए प्रमुख दर्शन उसके प्रवर्तक है, दर्शन दिया हुआ है, उसके प्रवर्तक कौन कौन है? देखिए योग का बोलेगा प्रवर्तक कौन है? योग का बोलेगा तो पतंजलि है। कौन योग का बोलेगा? तो पतंजलि है। न्याय का बोलेगा तो कौन है? न्याय का बोलेगा तो कौन है? गौतम है। न्याय का बोलेगा तो न्याय कौन? गौतम दिलाते हैं। सांग का बोलेगा तो कौन है? सांग का बोलेगा तो कपिल। शंख कौन बजाते? कपिल बजाते हैं शंख। चबार का बोलेगा तो चबार्क ही है, चबार का चबार्क। वैशेषिक का बोलेगा तो कौन है? तो कनाद है। वैशेषिक का बोलेगा प्रवर्तक कौन है? कनाद। पूर्वी मीमांसा का बोलेगा तो कौन है? पूर्वी मीमांसा बोलेगा तो जैमिनी। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। उत्तर बोलेगा तो उत्तर क्या देंगे? बाद में देंगे, उत्तर देंगे बाद में, तो बादरायण। उत्तरी मीमांसा का बोलेगा तो बादरायण होगा। देखिए फिर से, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, सांग का कपिल, चबार का चबार्क, वैशेषिक का कनाद,
पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, उत्तर देंगे बाद में। आगे देखिए विभिन्न संप्रदाय उसके संस्थापक हैं, यहाँ पे संप्रदाय दिया, उसके संस्थापक कौन थे। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल थे। कौन थे, मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, संजय बेठिल पुत्र। अनिश्चयवादी के संस्थापक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, संजय बेठिल पुत्र थे। और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे पकुत कचायन। कौन थे, पकुत कचायन। अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो पूरन कश्यप। कौन थे, पूरन कश्यप। तो अक्रियवादी जो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, पूरन कश्यप थे। तो ये सेट नंबर था 6, सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो है सेट नंबर 7 देखेंगे। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। बाकी हर क्लास को शेयर कीजिए, जो भी क्लास आता है सभी क्लास को जो है अंत समय में रिवीजन किया कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।